नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण 180 प्रश्न डिस्कस किए थे और आज हम हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध काल जिसका नाम है आधुनिक काल, तो इससे जुड़े प्रश्न उत्तर आज से हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सबसे विस्तृत काल है आधुनिक काल और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन साहित्य में नहीं पाई जाती? तो निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन साहित्य में नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गद्य एवं पद्य दोनों में हिंदी के एक ही भाषा रूप खड़ी बोली की प्रधानता। ये बिल्कुल गलत है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। खड़ी बोली से गद्य का विकास हुआ है और ब्रज भाषा से पद्य का विकास हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी देशभक्ति एवं राजभक्ति दोनों का एक साथ निर्वहन, ये बिल्कुल सही है। साहित्य एवं पत्रकारिता का प्रगाढ़ अंतः संबंध, ये बिल्कुल सही है। और संस्कृत एवं अंग्रेजी से हिंदी में काव्यानुवाद की परंपरा, ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर ये कार्य किया? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर ये कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल और सदल मिश्र, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन नाटकों में से कौन सा नाटक उनके द्वारा रचित मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन नाटकों में से कौन सा नाटक उनके द्वारा रचित मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने कब और कहाँ से निकाला था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने कब और कहाँ से निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन करवाया था, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मयंक मंजरी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, नील देवी, ये महत्वपूर्ण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य के आविर्भाव को, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप आरंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ, तो इस उदाहरण में किस पत्रिका की ओर संकेत है? तो यहाँ पे जो है किस पत्रिका के बारे में ये कहा गया है कि हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप आरंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र पत्रिका, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए राधा चरण गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास ये जो हैं सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है? तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में एक प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने और ये हुआ था लखनऊ शहर में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरस्वती पत्रिका। इसका समय 1903 नहीं है, इसका समय है 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी उदंत मार्तंड, इसका समय 1826, ये बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका समय 1873, ये बिल्कुल सही है। और जगत समाचार, इसका समय 1869, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो इनमें से नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, मदन मोहन मालवीय। बाकी श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्न नाटकों में से कौन सा उनका अनुदित नहीं मौलिक नाटक है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्न नाटकों में से कौन सा उनका अनुदित नहीं मौलिक नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैदिक हिंसा न भवती, ये मौलिक नाटक के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राधा चरण गोस्वामी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूढ़े मुँह मुहासे किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये प्रहसन के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रकाशन समय है 1868, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसका प्रकाशन शहर है काशी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार सुधा वर्षण पत्र के संपादक कौन है या इस पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर सेन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन है? तो वो है श्याम सुंदर सेन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी यह दैनिक समाचार पत्र था, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1854 है, ये बिल्कुल सही है। और ये पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है श्याम सुंदर सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अथवा
दृश्य काव्य शीर्षक निबंध में वर्णित नाटक के उद्देश्यों में किनका उल्लेख है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अथवा दृश्य काव्य शीर्षक निबंध में वर्णित नाटक के उद्देश्यों में किनका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज संस्कार और देश वत्सलता का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदेश में नव जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम में शुरू हुआ था, ये कथन किसका है? तो हिंदी प्रदेश में नव जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुआ था, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन साहित्य में नहीं पाई जाती? इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन साहित्य में नहीं पाई जाती, परंतु अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन साहित्य में नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तक काव्य रचना की प्रचुरता। ये बिल्कुल गलत है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ये बिल्कुल सही है। उपेक्षित नारी की मर्म व्यथा का चित्रांकन, ये बिल्कुल सही है। और विशुद्ध राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल की निम्न लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रताप नारायण मिश्र और फिर अंबिका दत्त व्यास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु कृत अंधेर नगरी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारतेंदु कृत अंधेर नगरी किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 दृश्यों वाला प्रहसन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1918 से 1938। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, 1918 से 1938। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की ये परिभाषा देने वाले आलोचक कौन हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिवेदन नितांत व्यष्टिमूलक है, समिष्ट संपृक्त नहीं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी इसमें सूक्ष्म सौंदर्यानुभूति का चित्रण है, ये बिल्कुल सही है। लोक कल्याण एवं राष्ट्रीयता की भावना से संपृष्ट, ये बिल्कुल सही है। और रहस्यवाद एवं वेदना विरह का चित्रण, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुकुटधर पांडेय का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका में और किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो मुकुटधर पांडेय का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका और किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री शारदा 1920 में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में छायावाद किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त से संबंधित कथनों में से कौन सा असंगत कथन है? तो फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त से संबंधित कथनों में से कौन सा असंगत कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनके भारत भारती में अतीत का गौरव गान है वर्तमान नहीं। ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी इनके साकेत में नारी चेतना का बिंब है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा की है, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने जयद्रथ वध का आधार महाभारत को बनाया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नव जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतीय नव जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और महाराष्ट्र में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। ये कथन किस आलोचक का है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो निराला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम की शक्ति पूजा की रचना उनकी पुत्री की मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति, इसको आप नोट कर लीजिए, सरोज स्मृति, ये जो रचना है इसमें उनकी पुत्री की मृत्यु के पश्चात या मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सरोज स्मृति जो है वो उस रचना का नाम है जिसमें उनकी पुत्री की मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण हुई थी। तो आपका डी यहाँ पे गलत है। बाकी इन्होंने जूही की कली से मुक्तक या मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने मुक्त तथा छंदबद्ध दोनों प्रकार की कविताएं लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। और इनके काव्य में तत्सम शब्दावली के साथ देसी भंगिमा के शब्द भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनके काव्य में तत्सम शब्दावली के साथ देसी भंगिमा के शब्द भी मिलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित निम्न कविताओं के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी कानन कुसुम, फिर प्रेम पथिक, फिर झरना और फिर लहर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ सके या समझ ले, जो काव्य सर्वसाधारण की समझ से बाहर होता है वो बहुत अधिक लोकमान्य नहीं होता है। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई समझ ले, जो काव्य सर्वसाधारण की समझ से बाहर होता है वो बहुत अधिक लोकमान्य नहीं होता है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने छायावाद को एक दार्शनिक अनुभूति की संज्ञा दी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो किसने छायावाद को एक दार्शनिक अनुभूति की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे सही कथन क्या है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और डी बिल्कुल सही है। गुप्त जी काव्य में रस को महत्व देते थे, ये बिल्कुल सही है। इनकी भाषा अभिधामूलक संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त मुहावरे लोकोक्तियों से भरी हुई ठेठ ग्रामीण रूप लिए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और गुप्त जी में तुक मिलाने के प्रति जबरदस्त आकर्षण था, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु इनमें कल्पना की सूक्ष्मता अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। इनमें कल्पना की सूक्ष्मता अधिक है, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका बी यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1934 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1934 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु जी के इन पंक्तियों में किस पीड़ा को व्यक्त किया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो इन पंक्तियों में किस पीड़ा को व्यक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी कृति है? तो खड़ी बोली का आंदोलन किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अयोध्या प्रसाद खत्री। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पत्र पत्रिकाओं का उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो पहले कौन सी पत्रिका आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पहले आई थी कवि वचन सुधा, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर हिंदी प्रदीप और फिर ब्राह्मण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की विशेषताओं से सम्मिलित कौन नहीं है? तो छायावाद की विशेषताओं से सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपदेश की प्रधानता। ये जो है छायावाद की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति ये बिल्कुल सही है, कल्पना की अतिशयता ये बिल्कुल सही है, और विस्मय की भावना ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुराम शर्मा शंकर कृत किस कृति में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं से कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। नाथुराम शर्मा शंकर कृत किस कृति में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए रचनाकारों को सूची 2 में दी गई उनकी रचनाओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है श्रीधर पाठक का नाम। तो इनके लेखक कौन है? तो ये किस लेखक या किस रचना के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं ऑप्शन नंबर 3
बाल विधवा। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल, इन्होंने लिखा है कृषक क्रंदन। फिर श्याम नारायण पांडेय, इन्होंने लिखा है हल्दी घाटी। और फिर भगवती चरण वर्मा, इन्होंने लिखा है मधुकर्ण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किस आलोचक का है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। तो छायावाद को उक्तानुसार परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? तो ये किसने कहा है? छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर देवराज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा चंपू काव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने जयशंकर प्रसाद द्वारा छायावादी महाकाव्य कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस आलोचक ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत रचित प्रबंधात्मक कृति है? तो निम्न में से कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत रचित प्रबंधात्मक कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकायतन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव वलय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ध्रुव वलय ये जो है इसके लेखक दिनकर नहीं है। बाकी रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी ये महत्वपूर्ण दिनकर जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से छायावाद का प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो इनमें से छायावाद का प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। ये जो हैं छायावाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी अंचल, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा ये जो हैं छायावाद के अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी काव्यगत प्रवृत्ति प्रगतिवादी धारा से संबंध नहीं है? तो निम्न में से कौन सी काव्यगत प्रवृत्ति प्रगतिवादी धारा से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवीय शक्ति पर अनास्था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान ये बिल्कुल सही है प्रगतिवादी धारा के अंतर्गत। फिर युगानुकूल परिवर्तन ये भी बिल्कुल सही है। और साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह ये भी बिल्कुल सही है। परंतु मानवीय शक्ति पर अनास्था ये बिल्कुल गलत है। तो आपका बी, सी और डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रमुख कवि नहीं है? तो इनमें से कौन जो है प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रमुख कवि नहीं है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। अज्ञेय जो हैं ये प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। परंतु केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए रचनाओं को सूची 2 में दिए गए रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है देवयानी। इसके लेखक कौन है? देवयानी। तो इसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन। इसके बाद जीर्ण जनपद, इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद हो होरी, इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। और फिर ककराष्टक, इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आधुनिक काल के लगभग 50 प्रश्न डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। आधुनिक काल के बाद हम रीतिकाल और फिर आदिकाल से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।